जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DV एजुकेटर पे। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया का चौथा लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम हैं। तो आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलो हेडिंग बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लो और जल्दी से लिखना प्रारंभ कर दो। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम पॉइंट वाइज करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसके अभिकारक जो होते हैं उसको हम बाईं ओर लिखते हैं और जो उत्पाद होते हैं उत्पाद को किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक को बायां ओर एवं उत्पाद को दायां ओर लिखते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो जो अभिकारक होता है अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या जानेंगे? दूसरे पॉइंट में हर पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखना जरूरी है। हर पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखना जरूरी होता है। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? अभिकारक और उत्पाद को जोड़ते समय बीच में तीर का प्रयोग करते हैं।
करते हैं। जैसे कोई अभिकारक है और जब हम उसको जोड़ेंगे उत्पाद के साथ तो किसका प्रयोग करेंगे? तीर के साथ। जैसे देखो A+B, ये क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। इनको जब हम जोड़ेंगे तो किसके सहारे जोड़ेंगे? तीर के सहारे जोड़ेंगे। तो मान लो A+B ये अभिकारक हैं और A+B मिल के क्या बना दिए? C बना दिए, उत्पाद। तो इसमें जो हम अभिकारक और उत्पाद को जोड़ रहे हैं किसकी सहायता से? तीर की सहायता से। इसलिए कहते हैं अभिकारक और उत्पाद को जोड़ते समय हम तीर का प्रयोग करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो या एक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर उसके बाद हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट मार लिया, अब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से नोट्स में लिखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट मार के रख लें और बाद में इसको पढ़ें ही ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं भी लिखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं भी लिखते हैं। जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं आप लोगों को पता है? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्थाएं भी लिखते हैं। पहले ही इसमें ठोस के लिए सॉलिड का प्रयोग करते हैं। द्रव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिक्विड का। और गैस के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जी, गैस का। और विलयन के लिए, किसी भी विलयन के लिए, किसी भी विलयन के लिए एक्वस का प्रयोग करेंगे। किसी भी विलयन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एक्वस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे समझेंगे। टोटल 5 पॉइंट हमने आपको बता दिया है। ये पांचों पॉइंट आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो हमें लगता है आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको 5 पॉइंट याद करना है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे
कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करते क्यों हैं। आप जो बैलेंस करते हैं रासायनिक समीकरण को क्यों बैलेंस करते हैं, तो इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसका कारण क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी जैसे कोई भी समीकरण हमें बैलेंस करना है तो हम बैलेंस ही उसी के कारण करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम वहीं पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो आप लोग हेडिंग बना लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, कौन बताएगा? अभी हमने बताया, अभी जस्ट अभी बताया। आप लोग बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। चलो इसको सुन लो, सुन के आप लिखते भी चलो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाता है और ना तो उत्पन्न किया जाता है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसका एक सूत्र आप लिख लेंगे। सूत्र, फार्मूला, सूत्र क्या है? सूत्र आप लोग इसको नोट करेंगे। अभिकारक के कुल द्रव्यमान संख्या बराबर उत्पाद के
कुल द्रव्यमान संख्या। जो रासायनिक समीकरण को जब हम बैलेंस करेंगे तो अभिकारक के कुल द्रव्यमान की संख्या बराबर उत्पाद के कुल द्रव्यमान संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे या इसका एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे एक आध आप एग्जाम्पल देख लो इसी में। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया गैस, प्लस ऑक्सीजन हो गया गैस, ये मिल के क्या बनाता है H2O लिक्विड। तो आप इसमें देखेंगे जो अभिकारक के कुल द्रव्यमान संख्या है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ दो है, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ हम कर देंगे 2 और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2। तो आप देखेंगे यहाँ अभिकारक के टोटल द्रव्यमान संख्या उत्पाद की द्रव्यमान संख्या के बराबर है। तो इसी को हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। हो गया? चलो इसको मिटाते हैं। एक छोटा सा नोट लिखेंगे आप इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नोटा बेनिस। चलो, नोट क्या है? नोट बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के कुल द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत आसान ही भाषा में समझ में आया होगा और हमने बहुत आसान शब्दों में समझाया भी है। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए मिलता रहे। तब तक के लिए ओके बाय।